एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 का कंप्लीट केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है, ये आपका सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप है, दैट मीन्स 0 to 9 आपका इसमें आपका सिंगल इंटीजर आंसर होगा। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी I1 I2 I3 दे रखा है। इसमें एटॉमिक नंबर n n+1 n+2 n+3 और ध्यान से देखो यहाँ पे n क्या है, लेस देन 10 है। अब अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम इन चारों का कंपेयर करें, चारों अगर एलिमेंट्स का अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो चारों एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि सेकेंड n+1 के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, 2081 मीन्स I1 जो है वो सबसे ज्यादा n+1 के लिए है। तो n+1 के लिए सबसे ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली n+1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा होगा वो काफी स्टेबल होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल होगा तभी यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। तो अब चूंकि n इज लेस देन 10 है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इस चारों को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से कि n पे, फिर n+1 पे, n+2 पे, n+3 पे, तो या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम, लिथियम और बेरिलियम है उनके लिए एकदम बिल्कुल फिट बैठ सकता है कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सबसे ज्यादा हो, फिर उसके बाद हीलियम के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कन्फिग्रेशन स्टेबल है। एंड लिथियम और बेरिलियम में चूंकि बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 2s2 है और यहाँ पे आपका इसका कन्फिग्रेशन 2s1 है, तो ऑब्वियसली 2s1 में कम एनर्जी लगेगा, 2s2 में ज्यादा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये जो सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए तो फिर हाइड्रोजन जो है वो सुटेबल नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर अब आ जाएगा फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के बाद अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के बाद नियॉन, देन सोडियम एंड देन मैग्नीशियम, और एग्जैक्टली इस चीज को ये फॉलो करेगा। आप देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका n+1 जिसके लिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दे रखा है। उसके बाद आप देखना सोडियम के केस में डेफिनेटली सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हम सोडियम का कन्फिग्रेशन NS1 देखते हैं और NS1 के बाद यहाँ पे आपका इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आप देखो ध्यान से, सोडियम यानी n+2 के लिए 496 और सडनली 4562, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया को सेट करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो n है वो n आपका 9 हो सकता है, दैट इज फॉर फ्लोरीन एटम, ये चीज वैलिड हो सकता है। तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के जो जंप है उनको देखकर आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इन सारे कंपाउंड्स को लिक्विड फॉर्म में कंसिडर करना है। व्हेन अ चार्ज कॉम्ब इज ब्रॉट नियर देयर फ्लोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन पर द फॉलोइंग फिगर। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपका जो लिया गया है ये जो कॉम्ब है ये चार्ज कॉम्ब है, और इसमें जब इस लिक्विड के ड्रॉप को गिराया जा रहा है तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेविएशन हो रहा है। डेफिनेटली ये जो यहाँ पे लिक्विड लिया गया होगा उस लिक्विड के पास जरूर तुम्हारा कुछ चार्ज का प्रॉपर्टीज होगा। चार्ज का प्रॉपर्टीज होगा, दैट मीन्स कि जरूर तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा, दैट इज इसके लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो अब इन सारे कंपाउंड में हम देख लेंगे किनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। वाटर के लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, NH3 के लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, H2O2 के लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। चूंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड सिमिलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, बेंजीन सिमेट्रिकल है, डाइपोल मोमेंट जीरो, और क्लोरोबेंजीन अनसिमेट्रिकल नेचर के कारण डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। अब आप देख लो नॉन जीरो के कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें आ गए, कितने मॉलिक्यूल आ गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉलिक्यूल आ गए। सो हम देख सकते हैं कि 6 लिक्विड जो होगा अगर यहाँ पर ड्रॉप करेगा तो डेफिनेटली उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ द केमिनोफिल एंड द Ki इन द वीकली बेसिक सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, वीकली बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें कि I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आप देखो KMnO4 का आपको नहीं मेंशन किया है, तो यही चीज तो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली बेसिक अगर मीडियम
हुआ तो MnO4 माइनस जो है I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर रहा है, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+4 स्टेट में, डेट इज MnO2 में। अब आप इसको बैलेंस कर लो, तो जब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो MnO4 माइनस का n फैक्टर आप यहाँ से निकाल लो, तो ये 7 से जो है, ये 7 से आपका +4 में चला जा रहा है, तो यानी कि इसका n फैक्टर आपका 3 हो गया और इसका आपका n फैक्टर 1 हो गया। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 3/2 लगा दिया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो आपने यहाँ पे 2H2 लगा दिया, और इस केस में 4H+ लगा दिया। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4। तो यहाँ कितना मोल्स KMnO4 है, MnO4 माइनस का 1 मोल है, तो क्यों ना सभी को 4 मोल से मल्टीप्लाई कर दे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 16H+, 4 से मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 16H+ प्लस 4 MnO4 माइनस प्लस 12I माइनस प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 6I2 प्लस 4 MnO2 और प्लस 8H2O। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से कि जब यहाँ पे 4 मोल्स MnO4 होगा तो उसके लिए 6 मोल्स आयोडीन जो होगा वो लिबरेट होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट बोल रहा है, डेट इज K2CrO4, और इससे बोला जा रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल के साथ हमने मिक्स कर दिया है। व्हेन इट वाज शेकन आफ्टर द एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ, तो इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, H2O2। अब आप ध्यान से देखो बच्चे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CrO4 2 माइनस जो है वो तुम्हारा एसिडिक मीडियम, यहाँ पे हमने जो अमाइल अल्कोहल लिए है ये एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो किसमें बदल जाएगा, CrO4 जो 2 माइनस आयंस है ये आपका बदल जाएगा CrO5 में। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है और इसका हमें कलर पता है, ये क्या होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है। CrO5 का स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता है, और ये आपका 3H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका H2O2 जो H2O में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे CrO4 2 माइनस CrO5 में। अब CrO5 का स्ट्रक्चर तो आपको भी पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, रेडॉक्स में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लो बच्चे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू द क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 ऑक्सीजन एटम आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज गिवन बिलो। ये हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ है, बोला जा रहा है pH 2 पे, 6 पे और 11 पे ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो pH 2 पे सबसे पहले हम pH इक्वल्स टू 2 पे बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ये कैसा मीडियम है, तो ये आपका हाईली एसिडिक मीडियम है। तो हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, तो जो आपका लोन पेयर होगा नाइट्रोजन आइटम का वो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो कौन कौन प्रोटोनेट हो जाएगा, एक ये प्रोटोनेट हो जाएगा और एक ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो अमीनो ग्रुप यहाँ पे कितना हो गया, 2NH2 ग्रुप है जो कि तुम्हारा प्रोटोनेट हो गया 2NH3 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब पूरे इस पेप्टाइड के स्ट्रक्चर में कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट चार्ज +2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे Z1 की वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 2। अब उसका मॉड लेने के लिए बोल रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है pH 6 पे। तो ऑब्वियसली अगर हम pH इक्वल्स टू 6 पे बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ज्विटर आयन के फॉर्म में कौन एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला एंटायर स्ट्रक्चर ये आपका ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आपका O- हो जाएगा और ये जो H+ है इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो प्रोटोनेट करने के बाद NH3+, तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 है और इनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि pH इक्वल्स टू 6 है, ना ही ये ज्यादा हम कह सकते हैं कि एसिडिक है और नहीं ये बहुत ज्यादा बेसिक है। तो वैसे केस में तो सिर्फ ज्विटर आयन ही एग्जिस्ट करेगा और ज्विटर आयन का जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब Z2 की वैल्यू 0 हो गई। अब बात करते हैं Z3, देखो ध्यान से pH इक्वल्स टू 11 पे बोला जा रहा है कितना चार्ज होगा। तो 11 क्या है, तो 11 आपका यहाँ पे हो जाएगा हाईली बेसिक। तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, जितने भी OH ग्रुप है उनके H को लेकर चला जाएगा OH-। तो एक तो आपका ये OH लेकर चला गया, एक आपका यहाँ पर OH है ये लेकर चला गया, एक फेनॉल का OH है ये लेकर चला गया। मतलब ये कि 2 CO- बन जाएगा along with 1 O-। तो along with 1 O- भी यहाँ पे बन जा रहा है, मतलब ये कि 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो Z3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, मॉड की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो अब आप देख लो यहाँ पे
जब आप Z1 Z2 Z3 का आप यहाँ पे सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 + 0 + 3 दैट इज 5। सो करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इट प्रोड्यूस पिंक कलर विद द न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। अब देखो जैसे ही हमने देखा FeCl3 सॉल्यूशन है और उसमें हमें पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है, डेफिनेटली उसके पास कौन सा ग्रुप होगा, मिनिमम फेनॉल ग्रुप तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो आप इस C8H8 से आप क्या बना लो, फेनॉल का स्ट्रक्चर बना लो, फेनॉल का डेरिवेटिव तो कंफर्म होगा। अब आप ध्यान से देखो, जब आप C8H10O2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स दैट इज DO निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो DO तो डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग से ही कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब और कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे हमने 6 कार्बन यूज कर लिया, 2 कार्बन बचा है और बोला जा रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा बन गया कायरल सेंटर, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब ये आप देखो कि एक तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ऑर्थो पे, सिमिलरली इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर आप कहाँ पे बना सकते हो, मेटा पे बना सकते हो। तो मेटा पे भी इसका भाई R और S कन्फिगर, देखो यहाँ पर भी DL बनेगा, इसमें भी आपका D+L फॉर्म बनेगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म में भी जो पैरा पे हो जाएगा, इस पे भी आपका बन जाएगा एक कन्फिग्रेशन दैट इज D+L कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने बन जाएंगे, 6 कंपाउंड बन जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में आते हैं, ये आपका 1 और मोर देन है, मतलब मल्टीपल करेक्ट आपका इसका आंसर हो सकता है। चलिए आता है हमारा पहला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड x taken in a container and loaded in a balance as shown in the figure, ठीक है, in the presence of the magnetic field the pan with the x is either deflected upwards or deflected downward depending on the compound x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे आपको क्या किया गया है कि जो कंपाउंड आपका x लिया गया है उसका सेम अमाउंट जो है वो मास m तुम्हारा लेफ्ट साइड में ले लिया गया है और इसे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो या तो ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है या तो डाउनवर्ड हो रहा है। मतलब ये कि जब ये अपवर्ड जा रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की तो हमारे पास दो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक डायामैग्नेटिक होता है। अगर हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशन में बात करें तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक वो होता है जो वीकली अट्रैक्ट होता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक वो होता है जो वीकली रिपेल होता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। बस यही दो कॉन्सेप्ट की जरूरत है यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देख लो, आपको मेनली क्या चेक करना है कि अगर सब्सटेंस एक्स, अगर ये सब्सटेंस एक्स अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा तो अट्रैक्ट होगा, तो मतलब ये कहाँ जाएगा, ये डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड चला जाएगा। और अगर ये डायामैग्नेटिक हुआ तो अपवर्ड जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा तो मतलब ये अपवर्ड जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को चेक करना है। तो वाटर में बोला जा रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली वाटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली ये डायामैग्नेटिक होगा, और अगर डायामैग्नेटिक होगा तो अभी हमने जस्ट किया है अपवर्ड होगा, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। K4 Fe6 डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड। तो चलो पहले तो देख लेते हैं K4 Fe6 जो है ये कैसा है। तो आप यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +2 कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो आर्गन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3d6। चूंकि Cn जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण ठीक है आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये आपका पेयरिंग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। तो 0 दैट मींस डाया, तो डाया होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड जाएगा तो स्टेटमेंट बी भी क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं हमारा सी ऑप्शन, बोला जा रहा है XO2 डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। अब हमें पता है एमओटी थ्योरी के थ्रू कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अब पैरामैग्नेटिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक के कारण डाउनवर्ड आएगा, तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड दे देगा, सही है। C6H6 जो है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा पेयर्ड होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो डेफिनेटली इसका नेचर डाया होगा, डाया होगा तो कहाँ जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड दिया हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। तो 7 का आपका A B C जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। और अगर SN1 मैकेनिज्म से जाएगा तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं K इंटू RX। मतलब ये कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हमें भी पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि जो आप हाफ लाइफ लिखते हो वो क्या लिखते हो, 0.693 बाय रेट कांस्टेंट के, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा नहीं। तो जो आपका पी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बोल रहा है P0 है, तो P0 पे तो ऑब्वियसली डिपेंड नहीं करेगा टी हाफ, मतलब ए जो है वो आपका करेक्ट ग्राफ यहाँ पे हो सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग आते हैं बी पे, तो बोला जा रहा है इनिशियल रेट और P0, मतलब रेट जो है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो हमें भी पता है हम किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, तो हम इक्वेशन लिखते हैं ln P0 बाई P इज इक्वल्स टू, अगर आपको वो याद होगा तो मैं इस तरह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू P0 e टू द पावर माइनस KT। दैट इज कि जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे लिया गया है रिएक्टेंट P, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज करेगा विथ टाइम T, ठीक है। मतलब ये कि इसका एक्चुअल ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है हम दिख रहा है इनिशियल रेट कांस्टेंट है, मतलब बी ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ग्राफ पूछ रहा है, तो मतलब अभी तक तो ऑप्शन ए है, मतलब बी तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है क्यू बाई P0 का रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ का नेचर दिया हुआ है कि वो पैराबोलिक नेचर का जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये तो पता चल गया है कि जो P है और P0 का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। अगर आपको प्रोडक्ट Q के लिए, जो प्रोडक्ट Q है उसका अगर आपको एक्सप्रेशन पता होगा फर्स्ट लॉ के लिए, तो हम क्या लिखते हैं Q को, तो हम लिख सकते हैं P0 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर KT। अब आप ये सोचो कि जब आप Q बाई पी नॉट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे 1 माइनस ई टू द पावर KT, सॉरी 1 माइनस ई टू द पावर KT के साथ, तो ऑब्वियसली ग्राफ का नेचर तो पैराबोलिक तो नहीं होगा। तो मतलब ये कि ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब डी लॉन P बाई पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ln P बाई पी नॉट की अगर हम बात करेंगे तो ln P बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। ln P बाई पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी पी नॉट बाई ना माइनस KT हो जाएगा, एंड ln P नॉट बाई P जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा KT, P नॉट बाई P। तो यहाँ पे P बाई पी नॉट है, तो जब P बाई पी नॉट की बात करेंगे तो माइनस KT है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन को आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हो। तो बात है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट। तो पहला बोला जा रहा है हाइड्रेटेड Al2O3 precipitates when CO2 is bubble through a solution of sodium aluminate। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग लीचिंग फॉर्मेशन, तो ये आपको सोडियम एल्यूमिनेट होता है। जब इसमें हम CO2 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Al2O3.2H2O हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिलता है। फिर इसे हम हीट करते हैं तो हमें प्योर एल्यूमिना मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एडिशन ऑफ Na3AlF6, ऑब्वियसली एल्यूमिना जो होता है Al2O3 जो होता है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो उस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग इसमें कुछ क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका यूज करते हैं, क्रायोलाइट Na3AlF6, जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो बी भी स्टेटमेंट करेक्ट है। CO2 इज डिसॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ऑब्वियसली जो हम लोग तुम्हारा कंटेनर लेते हैं उस कंटेनर में जो आपका CO2 जो कि हम तुम्हारा कॉपर का क्लैंप लेते हैं उसमें क्या होता है, CO2 इवॉल्व होता है अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो ये सही है। उसके बाद कैथोड इज अ स्टिल वेसल विद अ लाइनिंग ऑफ कार्बन, ये भी स्टेट है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जो हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस होता था, ये बेसिकली किस प्रोसेस से हम लोग इसको प्योरीफाई करते हैं, हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस, तो उसमें जो हम लोग कंटेनर लेते थे तो उस कंटेनर का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो कुछ इस तरीके से भी NCERT में इसका डायग्राम दिया हुआ, जिसमें स्टील का हम लोग वेसल लेते थे और इसमें हम लोग इस तरह से कार्बन का लाइनिंग कर देते थे, और इसी में हम लोग तुम्हारा एल्यूमिना को रखते थे, और तुम्हारा इसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह से कॉपर के हम लोग तुम्हारा क्लैंप यूज करते थे, तुम्हारा 2 रॉड। तो ये भी एक तुम्हारा क्या होता था, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता था, और ये जो कॉपर के क्लैंप होते थे ये भी एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता था। मतलब ये कि जो कैथोड, ये तो आपका एनोड हो जाता था, और ये आपका क्या हो जाता था, कार्बन का लाइनिंग कैथोड हो जाता था। मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। SnCl2.2H2O इज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
तो देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हाइड्रेटेड की बात करते हैं, SnCl2.2H2O जो होता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, और जब ये कन्वर्ट होता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है Sn+4। तो खुद ये जो है ना +2 से +4 में जा रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम कर सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। SnO2 reacts with KOH to form K2SnOH6। अगर आप इसका लिखोगे रिएक्शन, तो ये आपका बनेगा K2SnO3.3H2O, और इसी को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है क्या, K2SnOH6। ठीक है, तो ये जो है ना, और ये क्यों हम लिख पा रहे हैं, ये इसलिए हम लिख पा रहे हैं क्योंकि जो कंपाउंड है वो आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और इसलिए हम ये लिख पाते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है ये भी करेक्ट है। A solution of PbCl2 in HCl contains Pb2 plus and the Cl minus, तो रिएक्शन ही लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन से आयन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम PbCl2 को अगर हम HCl में लेते हैं तो आयन जो है वो एग्जिस्ट करता है H2PbCl4। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्वियसली Cl माइनस तो नहीं होगा, क्योंकि Cl तो अंदर है, कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो ये तो आयोनाइज हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं और देख लेते हैं रिएक्शन में क्या होगा। तो Pb3O4 प्लस HNO3। तो जब इसे हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर ये हमारा बनता है PbNO3 ट्वाइस और प्लस PbO2 और प्लस H2O। अब आपको पता होना चाहिए कि Pb3O4 जो होता है ये एक्चुअली मिक्सचर होता है किसका, PbO का और PbO2 का, इनका मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब 2 मोल्स PbO का लेते हैं और PbO2 का 1 मोल्स लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, यहाँ पे इसका प्लस क्या है, +4। तो अब आप देखो कि +4 और +2, तो चेंज कहाँ हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज तो हुआ ही नहीं। तो जब चेंज नहीं हुआ तो ये कैसा रिएक्शन होगा, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट होगा। आते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स, 1 2 3 को बोला जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो अब यहाँ पे बेसिसिटी का हमें ऑर्डर देखना है। तो आप ध्यान से देखो कि 1 2 3 4 में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए वो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, तो ये बेसिक हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, क्यों 4 नंबर ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका SIR काम करेगा। अब अगर SIR काम करेगा तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो N का लोन पेयर ऑलवेज इस नाइट्रोजन एटम पर रहेगा, तो इजिली प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे SIR इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन एटम का वो लोकलाइज्ड हो गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया, इसलिए ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए को तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्शन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीकेबी डिफरेंस बिटवीन द 1 and 2 इज मोर देन दैट बिटवीन द 3 and 4। तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो हमने तो देख लिया भाई 4 सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। 4 के बाद जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिससे और ज्यादा वो बेसिक बना रहा होगा। तो 4 के बाद 2 हो जाएगा, 4 के बाद 2 के बाद देन 1 एंड देन 1 के बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में तो अच्छा खासा यहाँ पे रेजोनेंस तुम्हारा काम कर रहा होगा। प्लस NO2 जो है क्या लगा रहा होगा, -M -I इफेक्ट लगा रहा होगा, तो जो कि बेसिक कैरेक्टर को और ज्यादा डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1 2 में पीकेबी डिफरेंस जो है, ठीक है, 1 2 में बोला जा रहा है मोर है देन 3 and 4। तो ज्यादा डिफरेंस किस में होगा, तो जो 1 और 2 है, तो 1 2 तो लगभग पास में है, और 4 और 3 में सबसे ज्यादा है, मतलब ये कि 4 और 3 में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा पीकेबी का देन 1 and 2, मतलब डिफरेंस इसमें ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है डिफरेंस किसमें है, 1 and 2 में, तो ऑब्वियसली बी स्टेटमेंट में इनकरेक्ट होगा। अब आते हैं सी में, बोला जा रहा है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। तो ऑब्वियसली 3 में तो SIR इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, क्योंकि NH2 तो स्मॉल ग्रुप हम लोग अज्यूम करते हैं, तो आराम से NO2 का -M भी यहाँ पे ऑपरेट हो रहा होगा, N का लोन पेयर भी आराम से यहाँ पे डिलोकलाइज हो सकता है। तो ऑब्वियसली रेजोनेंस जो है वो 3 में ज्यादा है, तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर देन बेसिक देन 3। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि SIR के कारण ही ऐसा हो रहा है कि 4 ज्यादा बेसिक हो गया देन 3।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। हमसे पूछा जा रहा है कि P क्या है और X पूछा जा रहा है और R पूछा जा रहा है। चलो फिर देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको P का क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा देखो, एक तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि प्लैटिनम हाइड्रोजनेट किया गया है, तो ये कंपाउंड आपका बना है। तो अगर ये कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है तो डेफिनेटली ठीक है, जो P होगा उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ जो ऑप्शन A और C है, इससे हमें कुछ हिंट मिल सकता है। तो अब A और C, हम लोग A C पे क्या करेंगे, एक बार तुम्हारा इन रिएजेंट्स को काम करके देखेंगे और ये कंडीशन लाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बोला जा रहा है X एक रिएजेंट है, उसके बाद KMnO4 लिया जा रहा है और यहाँ पे O6 है और बोल रहा है ये एसिड है। एसिड है, डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आएगा और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये कि X एक जो रिएजेंट होगा वो जरूर तुम्हारा जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं P कौन होगा। तो चलो हमने सबसे पहले मान लो A ऑप्शन हमने ले लिया। तो A ऑप्शन में अगर हम रिएजेंट X तो कंफर्म हो गया, रिएजेंट X क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल दे। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तो बदलने वाला तो तुम्हारे यहाँ पे कोई रिएजेंट वैसा लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, X इज PDC। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, चाहे P चाहे A हो या C हो, B ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो चलो ये तो हमें क्लियर हो गया कि X क्या है। तो सबसे पहले A ऑप्शन को हम लोग लेकर चल रहे थे बच्चे। अब देखो A ऑप्शन में आप ध्यान से समझना, ये एक्चुअली C ट्रिपल बॉन्ड CH है और ये हो गया। अब जब हम इसमें X रिएजेंट यानी कि पैराडाइज चारकोल अलोंग विथ अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो देखना ध्यान से, स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब देखो इसमें जब हम KMnO4 ले रहे हैं तो एग्जॉस्टिव ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से देखो, जो हमारा एसिड बन रहा है वो एसिड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, जो कि यहाँ पे ऑप्टिकली ये क्या है, इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मतलब ये कि हम ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो अब सी एक ऑप्शन बच गया है। अगर हम सी में अगर रफली अगर देखने की कोशिश करें, अगर हम इसमें एक्स रिएजेंट अगर हम डालते हैं जो कि पैराडाइज चारकोल है, तो ये आपका हो जाएगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो चांसेस है कि इसमें जो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा और ये आपका 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करोगे तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद आपका ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और उसके बाद इस कार्बन पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड OH और उसके बाद तुम्हारा इस कार्बन पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया एक कायरल सेंटर। ठीक है, एक और कार्बन यहाँ पे हमें कम दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को इससे अटैच कर देंगे, ये आपका C डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद एक कार्बन के साथ ये और इससे तुम्हारा अटैच है ये C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये जो कार्बन आ जाएगा आपका कायरल सेंटर आ जाएगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका Q है ये तो हमने बना लिया कि भाई Q बन गया और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन C है वो P हो जाएगा। तो P C तो करेक्ट हो गया। अब देखते हैं R। तो चूंकि हमने P को डिस्कार्ड किया था ऑप्शन A, तो A से ही R बन सकता था, इसलिए इसको तो आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो, इसमें ज्यादा काम नहीं करना। मतलब इधर वाले पार्ट में तो आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो आप प्रोडक्ट बनाना है तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे P का स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया है। ठीक है, तो ऐसे R बनाने की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने डायरेक्ट P को आइडेंटिफाई कर लिया है तो मान लो ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इसमें बोला जा रहा है NaNH2 से रिएक्शन कराया जा रहा है। मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे सम कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। CNA हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा C माइनस Na+। अब ये जो है ये आपका अटैक कर रहा है किस पे, एसिटोफेनॉल पे। तो ये C माइनस इस पे अटैक किया, ये खुल गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा अगला। तो सबसे पहले तो कार्बन का पोजीशन ही देख लो, कार्बन का पोजीशन ही अलग आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका OH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन लग जाएगा। उसके बाद जब आप इसको डिहाइड्रेट करोगे, जो कि यहाँ पे बोल रहा है H3O+ और हीट है, तो H+ और हीट के प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इस वाटर और इसको लॉस कर देगा। तो डबल बॉन्ड के जस्ट एडजस्टिंग नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली R जो होगा ये तो नहीं होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका B और C। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सेक्शन 3 है, ये भी आपका इंटीजर टाइप है, लेकिन इसमें आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में जो है हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका टाइट्रेशन से क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन 0.1 m वीक बेस है, तो चलो ये रिएक्शन दे रखा है हमें, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि वो टाइट्रेट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HA ले रहे हैं वो कहाँ सैचुरेट हो रहा है, तो वो हमें देखने को मिल रहा है वो 6 ml में सैचुरेट कर जा रहा है। मतलब ये कि टाइट्रेट का वॉल्यूम पता चल गया कितना है, 6 ml है टाइट्रेट का वॉल्यूम। तो चलो ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप देखो ध्यान से कि इस टाइट्रेट का जो 6 का आपका वैल्यू दे रखा है, ठीक है, आपको भी पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट किस पे मिल जाएगा हम लोग को, 6 पे हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर गिवन डायग्राम, for given diagram 6 ml volume, 6 ml volume of HA is used। ठीक है, किसके लिए, इक्विवेलेंट पॉइंट को रीच करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू रीच इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो 6 ml में तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट को रीच कर जाता है। तो अगर हम जस्ट अगर हाफ में बात कर ले, यानी कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट का जस्ट हाफ रहा होगा, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं किया, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा कि आपका दोनों का इक्विवेलेंस सेम होगा। लेकिन अगर हम हाफ में बात करें तो उसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, उसमें ये B प्रेजेंट होगा और उसमें ये BH प्लस प्रेजेंट होगा, क्योंकि HA तो अभी हमने हाफ में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचा होगा उसके जस्ट हाफ में, तो उस वक्त क्या होगा, ये एज अ बफर काम कर रहा होगा। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक बेसिक बफर बना रहा है। तो अगर एक बेसिक बफर बना रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, POH की वैल्यू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट BH प्लस और बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज B। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हाफ हो जाए, ठीक है, तो जब तुम्हारा हाफ इक्विवेलेंट होगा तो उस वक्त तुम्हारा BH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने कहा एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट BH प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये आपका B के इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे POH जो हो जाएगा वो PKB के इक्वल हो जाएगा, मतलब अब हमें POH निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से टाइट्रेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाके वो टाइट्रेट कर गया है, इसके बीच का जो हाफ का वैल्यू है ये है आपका हाफ पॉइंट। ठीक है, ये आपका हाफ है। तो हाफ में जो आपका pH है, ठीक है, वो pH कितना है आपका 11 है। तो ऑब्वियसली POH कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो POH अगर 3 आ गया तो PK भी डेफिनेटली कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका 3। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, लिक्विड A and B form ideal solution for all the composition A and B at 25 डिग्री सेल्सियस। टू सच सॉल्यूशन विद 0.25 एंड इतना। अच्छा, A का 2 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। डायरेक्ट आप रॉल्स लॉ लगा सकते हो। तो आप रॉल्स लॉ में क्या लिखते हो एक्सप्रेशन, तो आप रॉल्स लॉ में यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, तो आपने लिखा PT इक्वल्स टू P0 x प्लस P0 B x B। अब इस पे जो दो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। टोटल प्रेशर जब 0.3 है, ठीक है, टोटल प्रेशर जब आपका 0.3 है उस समय P0 A का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, P0 A हमने x मान लिया, P0 B हमने y मान लिया। तो x मान लिया इनटू XA की वैल्यू दे रखी है उस समय जब आपका 0.3 था, तो उस समय XA का वैल्यू 0.25 है, प्लस y इंटू, और यहाँ पे जो आपका y भी XA हो जाएगा और ये आपका XB, तो XB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। अब हम लोग बात करते हैं कि 0.4 हो रहा था, कब 0.4 तब हो जा रहा था, ठीक है, जब उस समय उसका मोल फ्रैक्शन 0.5 था, यानी कि x इंटू 0.5 और प्लस y इंटू 0.5। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से आपका y का जो वैल्यू आ जाएगा 0.2। मतलब ये कि जो B का आपका प्योर वेपर प्रेशर दैट इज P0 B है, उसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 बार। सो हमारा करेक्ट आंसर 0.2 हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, the figure below is not is the plot of potential energy versus internuclear distance of H2 molecule in the electronic ground state। ठीक है, what is the value of the net potential energy E0 in kilojoule per mole। ध्यान देना, किलोजूल पर मोल में निकालना है। for D equals to D0 at which the electron repulsion and the nucleus repulsion are absent।
As reference, the potential energy of the hydrogen atom is taken 0 when its electron at the nucleus are infinity. Obviously infinity पे हम लोग potential energy क्या मान के चलते हैं, 0 ही मान कर चलते हैं, तो उसका तो कोई टेंशन है नहीं। तो चलो सबसे पहले तो ये बताओ बच्चे कि अगर हम लोग बोर्स मॉडल की बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ठीक है, अगर हम लोग को एनर्जी लिखना होता है हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 और वाई 1 मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है, दैट इज 2 इंटू -13.6, दैट इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। तो ये तो एक हाइड्रोजन एटम का है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा 2 इंटू -27.2 दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये हमने जो निकाला है वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, और यहाँ पर हमें पूछ रहा है एक मोल के लिए। तो अब हम लिख सकते हैं, तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -54.4 इंटू, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, -90 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और चूंकि किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो -5242.4192 किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर -5242.4192। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम द P to Q। तो सबसे पहले तो हम लोग को Q बना लेना पड़ेगा, क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे डाइजोटाइजेशन कराया जा रहा है। तो जब डाइजोटाइजेशन कराएंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले तो तुम्हारा 1 के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले डाइजोटाइजेशन यानी NaNO2 और HCl के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका N2+ में। अब देखो इसे हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 2 नैप्थॉल, इसे क्या कहते हैं तुम्हारा 2 नैप्थॉल या बीटा नैप्थॉल, इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो आपको भी पता है कि ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, तो ये N2+ आया और आकर तुम्हारा इस जगह पे आकर अटैक कर दिया। तो जब ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से ये, और यहाँ पे NaOH भी बोल रहा है, तो NaOH क्या करेगा, इसे O- Na+ में कन्वर्ट कर देगा, और इस पोजीशन से क्या लग गया, N डबल बॉन्ड N और इससे बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, CH3COH लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने H क्या करेगा, इस O- से एक्सचेंज कर लेगा और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस बेंजीन, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और N डबल बॉन्ड N और ये आपका लग गया बेंजीन, और ये बन गया आपका क्या, Q, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर आपने इसका 1 मोल ले रखा होगा P का, तो Q का भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 मोल P फॉर्म 1 मोल Q। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P इज 75%, ठीक है। तो बोला जा रहा है कितना Q बनेगा, 9.3 ml अगर हम लोग लेंगे P। तो अब ध्यान से देखो, P का हमें वॉल्यूम दे दिया गया है 9.3 ml और हमें P का डेंसिटी भी दे रखा है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, डेंसिटी ऑफ P 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमने मास निकाल लिया किसका, P का, कितना, 9.3 ग्राम। तो चूंकि ये एनिलीन है तो एनिलीन का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 93 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमने जब इसका मोल्स निकाल लिया तो हमने लिखा मोल्स ऑफ P इज इक्वल्स टू 9.3/93 दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। तो इतना बन गया। तो मोल्स ऑफ Q कितना बनेगा, तो हमने लिखा मोल्स ऑफ Q विल बी 0.1 मोल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, Q का वेट निकालना, अमाउंट इन ग्राम निकालना है, ठीक है। तो इसका मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इसका हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसका जब आप मोलर मास निकाल लोगे तो आ जाएगा 248 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ जाएगा 248 ग्राम पर मोल।
तो मोल तो पता चल गया, मोलर मास भी पता चल गया, तो हम मास निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा मास ऑफ Q विल बी इक्वल्स टू 0.1 मोल इंटू 248, लेकिन रिएक्शन का एफिशिएंसी 75% ही दिया हुआ, 8% है, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, इसे आपने सॉल्व कर लिया, आ जाएगा 18.60 ग्राम। सो करेक्ट आंसर 18.60। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैसेटोराइड बाय द रिडक्शन विद द कोक। मीन्स ये कि जो SnO2 है कैसेटोराइड, ठीक है, इसे बोला जा रहा है कि कोक से रिडक्शन करा रहे हैं, Sn प्लस क्या बन जाएगा, CO2। अब आपको बोल रहे हैं कि इसके लिए किस टेम्परेचर पे रिडक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा। यहाँ पे इतना सारा डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप डेल्टा H0R निकाल लो। क्या लिखते हो, समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट और माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट में कौन है, CO2, क्योंकि ये दोनों प्योर स्टेट पे, तो एंथैल्पी 0 कंसिडर करेंगे, तो CO2 और SnO2 का दे रखा है। CO2 का कितना दे रखा है हमें यहाँ पे फॉर्मेशन, -394, और ये हो जाएगा माइनस, और रिएक्टेंट का हमें SnO2 का दे रखा -581। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा H0R का वैल्यू 187 किलो जूल। ये आपका हो गया डेल्टा H0R। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा S0R। ठीक है, डेल्टा S0R क्या होगा, तो सेम उसी तरह से डेल्टा S0R क्या हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनका एंट्रोपी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, Sn और CO2। देखो दोनों का एंट्रोपी दे रखा है, Sn का 52 और CO2 का हमें दे रखा है 210। तो इनको हमने ऐड कर दिया, तो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 262, और इसको हमने माइनस कर दिया रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में कौन कौन है, SnO2 है और कौन है, C है। तो SnO2 और C मतलब ये दिया हुआ, मतलब 62। तो ये कितना हो गया आपका 200। याद रखना ये जूल में और ये किलो जूल में है। अब आपको निकालना है किस टेम्परेचर पे तुम्हारा रिएक्शन जो है वो रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब डेल्टा G जो है वो तुम्हारा डेफिनेटली क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो आपका डेल्टा H0 बाय डेल्टा S0 के इक्वल होना चाहिए। तो डेल्टा H0 की वैल्यू 187 इंटू 10⁻³ अब बाई 200 आपका जूल हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 935 केल्विन। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आराम से रिडक्शन जो है वो तुम्हारा पॉसिबल हो सकता है। तो मिनिमम टेम्परेचर तो 935 केल्विन हो गया, और इसके अबव तुम्हारा रिडक्शन जो है इजीली पॉसिबल है कोक के थ्रू। आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो बोला जा रहा है इसमें एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 Zn2 प्लस इज सैचुरेटेड विद 0.1 mH2s। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि QSP जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए KSP से। तो QSP को क्या लिख सकते हैं Zn2 प्लस S2 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो KSP से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 दे रखा है, और S2 माइनस का हमें कॉन्सेंट्रेशन अभी पता करना है, और KSP का वैल्यू दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻²2। तो S2 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻⁻²2। ये आपका हो जाएगा S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इससे ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, K1 K2 का नेट आपका दे रखा है 10⁻⁻21। तो आप क्या लिखते हो, H2S को डायरेक्टली ब्रेक कर दो, 2H प्लस और तुम्हारा S2 माइनस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो लिखेंगे 10⁻⁻21 जो कि नेट दे रखा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे H2S का कॉन्सेंट्रेशन। तो 10⁻⁻21 विल बी इक्वल्स टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भाई हमें निकालना है कि कितना मिनिमम चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। S2 माइनस की वैल्यू दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻22 एंड डिवाइडेड बाय H2S की वैल्यू दे रखी है 0.1। देख लो यहाँ पे ले रखा है 0.1 mH2S। तो ये 0.1 और ये 22 और ये आपका कैंसिल हो गया, तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो 1/25 टू द पावर 1/2 दैट इज 1/5 इक्वल्स टू 0.2। सो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 18 का वो क्या हो जाएगा 0.20। इतना मिनिमम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हम जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हो गया पेपर 2 का भी, JEE एडवांस 2020 पेपर का।
तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।